स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो फाइनली हम लोग आज फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर चालू कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये लास्ट चैप्टर जितना बड़ा नहीं है लेकिन है, फिर भी इसमें काफी मैटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। इसमें मैं पहले आपसे दो वर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, एक मैकेनिकल और दूसरा फ्लूइड। क्या मतलब है? अब ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इसके बारे में आपने लास्ट ईयर 11 में भी पढ़ा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब क्या था उसमें, याद करिए। सॉलिड्स में देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पता है किससे डील करता है। जैसे कि सॉलिड्स की बात करूं 11th स्टैंडर्ड की, तो वहां पे हम ये पता कर रहे थे कि जब किसी सॉलिड पे फोर्स अप्लाई होता है तो सॉलिड का स्ट्रेंथ, उसका इलास्टिसिटी, उसका हार्डनेस, टफनेस क्या है, ये सब चीज चेक करते थे। और उसमें फिर उसी वजह से हमने लास्ट ईयर इलास्टिसिटी पढ़ा था, हुक्स लॉ पढ़ा था, याद करिए, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब पढ़े थे हमने। तो जो फोर्स अप्लाई होता है सॉलिड पे, तो सॉलिड का शेप चेंज कैसे होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मतलब शेप चेंज जो बॉडी का होता है सॉलिड्स का, लास्ट ईयर ये था हमारा। साथ में एक फ्रिक्शन भी उसमें टॉपिक था, क्योंकि फ्रिक्शन भी क्या करता है, जो अपोज करता है मोशन को, तो उसमें भी है ना बॉडी में चेंजेस हो जाता है वेयर एंड टेयर की वजह से। तो ये बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो हमने सॉलिड्स में पढ़ा था लास्ट ईयर। इस साल हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स में। अब फ्लूइड्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टी से पहले हम ये समझ लें कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लूइड? फ्लूइड बहुत सिंपल भाषा में एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। इसमें तो फ्लूइड नाम पड़ा, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकेगा उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। तब इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें हमारे आते हैं लिक्विड्स, इसमें आते हैं गैसेस, और इसमें प्लाज्मा को भी लिया जाता है। प्लाज्मा हम लोग फोर्थ स्टेट, आप सुना होगा कि फोर्थ स्टेट लॉ हम लोग सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा बोलते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग प्लाज्मा पे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारे जो इस चैप्टर में जो फ्लूइड्स है, हम लोग लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड्स कौन होता है, वो सब्सटेंस जो फ्लो होता है। और फ्लो में एग्जांपल है लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा पूरा ध्यान लिक्विड्स और गैसेस में रहेगा जो कि फ्लो होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया फ्लूइड्स का मतलब। अब क्या इसमें पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम फ्लूइड्स में यही पढ़ेंगे जो लास्ट ईयर सॉलिड में पढ़ा। क्या कि भाई जब फोर्स अप्लाई होगा फ्लूइड्स पे, तो फ्लूइड्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, यही पढ़ेंगे जो लास्ट ईयर सॉलिड्स में पढ़ा था। तो उसी के बेस पे इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब आपका फ्लूइड स्टेशनरी है, मूव नहीं करता है, तो वहां पे फोर्स का क्या रोल होता है। सेकेंड टॉपिक है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन में क्या है कि उसका जो सरफेस लेयर है, टॉप लेयर ऑफ फ्लूइड, लिक्विड जनरली, नॉट गैस, लिक्विड के टॉप लेयर पे ना एक फोर्स एक्ट होता है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। और थर्ड पार्ट जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब जब फ्लूइड फ्लो होता है, लिक्विड या गैस जब फ्लो होता है ना, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो डिस्प्ले करता है जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे? तो ये 3 पार्ट में हम ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर का नाम के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो चैप्टर का नाम है उस नाम के हिसाब से इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो नाम होता है ना, वही पूरे चैप्टर का जिस्ट होता है, समरी होता है। तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा
क्या आएगा कि सर फ्लूइड्स फ्लो क्यों होता है और सॉलिड्स फ्लो क्यों नहीं होता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सॉलिड्स पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्लो नहीं होता, फ्लूइड्स फ्लो होता है। यस, हमने सीखा है शायद स्कूल में कि भाई लिक्विड्स कैन टेक द शेप ऑफ द वेसल, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम। पढ़ा हमने, है कि नहीं। अब देखो क्या हमने फ्लूइड हम लोग बोलते हैं ना तो बार बार हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, लिक्विड। जनरली फ्लूइड मतलब लिक्विड नहीं, फ्लूइड में गैसेस भी आता है, प्लाज्मा तो ठीक है। तो हम अगर मैं फ्लूइड बोल रहा हूँ या गलती से लिक्विड बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए गैसेस भी उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। तो फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैसेस दोनों। तो क्वेश्चन यही है कि सर क्यों ऐसा है कि लिक्विड या फ्लूइड फ्लो होता है और सॉलिड फ्लो नहीं होता। तो एक रीज़न हम लोग का था स्कूल में कि भाई फ्लूइड्स में सॉलिड्स में डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, फ्लूइड्स में डेफिनेट शेप नहीं है, सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम है। ये एक रीज़न है। और उसके पीछे कारण भी था। कारण क्या था कि सॉलिड में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अच्छा सा बॉन्ड होता है। तो वो अच्छे से बॉन्ड की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से वो दूर अलग नहीं जा पाते, उन लोगों को तोड़ना आसान नहीं है। जबकि फ्लूइड्स में जैसे लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल्स एटम मॉलिक्यूल्स दूर है, थोड़ा उनके बॉन्डिंग वीक है, वीक होने की वजह से वो फ्लो हो पाते हैं। अब जो फ्लो होते हैं तो उसके पीछे कारण कौन है, फोर्स। वो ध्यान रखिएगा, फोर्स। और कौन सा फोर्स वो मैं आपको बताता हूँ। Now let me take an example of a solid. Suppose एक solid surface है ना, A, B, C, D, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके सरफेस पे फोर्स अप्लाई करें, फोर्स। अब इस फोर्स को 11th स्टैंडर्ड में बोला गया है शेयरिंग फोर्स। याद है शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, लास्ट ईयर था। तो दैट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टेंजेंशियल। टेंजेंशियल भी कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर कोई हम लोग बुक लेते हैं और बुक के अगर ऊपर के पन्ने को ऐसे घसते हैं, रब करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं टेंजेंशियल, तो क्या होगा, ऊपर का सरफेस है ना डिस्प्लेस हो जाएगा। ये जो डी है यहाँ पे पहुंच जाएगा डी डैश, सी यहाँ पे पहुंच जाएगा सी डैश, आगे शिफ्ट हो जाएगा। बॉटम सरफेस नहीं लेगा, लेकिन अब जब सरफेस पे ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऊपर का सरफेस डिफॉर्म हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, जब आप ये जो शेयरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में जाना चाहता है। तो जैसे ही आप ये शेयरिंग फोर्स हटा देंगे ना तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इसलिए सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता। हाँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर आपने फोर्स अप्लाई किया होगा ना तो हो सकता है कि उसका शेप चेंज हो जाए, लेकिन नॉर्मल फोर्सेस में शेप चेंज नहीं होता, बॉडी डिफॉर्म नहीं होती। फ्लूइड्स का क्या प्रॉब्लम है, फ्लूइड्स का प्रॉब्लम ये है कि उसका जो शेयरिंग स्ट्रेस का जो अपोजिशन है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फ्लूइड्स में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, मतलब जैसे ही शेयरिंग फोर्स अप्लाई होता है ना फ्लूइड डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। इसमें कोई वो अपना सरेंडर कर देता है, नो रेजिस्टेंस। जैसा ठीक है आपने फोर्स अप्लाई किया, चलो फ्लो होना शुरू हो जाए, तो फ्लो होना शुरू। तो ये मेन कारण है, इट इज नॉट एबल टू रेजिस्ट शेयरिंग फोर्स। फ्लूइड्स एक ही फोर्स रेजिस्ट करता है और वो है कॉम्प्रेसिव, नॉर्मल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या फोर्स। वो कैसा रहता है, जैसे कि सपोज एक वेसल है, ठीक है, तो इसमें फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, तो नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरीके से या इस तरीके से। ये जो फोर्स है जो फ्लूइड को कॉम्प्रेस करता है, फ्लूइड उसको रेजिस्ट करता है, वो उसको रेजिस्ट कर पाता है। इट इज एबल टू रेजिस्ट दोस कॉम्प्रेसिव फोर्सेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मल परपेंडिकुलर कॉम्प्रेसिव फोर्सेस होता है ना, फ्लूइड से उसी को रेजिस्ट कर पाता है, शेयरिंग फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो फ्लो करता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा फ्लूइड्स फ्लो क्यों करता है। अब फ्लूइड्स का जो स्टडी है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली इसका तो एक अलग ही ब्रांच है इंजीनियरिंग में, फ्लूइड डायनामिक्स, उसका अलग ही सब्जेक्ट है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपके लेवल पे क्या कर दिया है, बोला कि हम लोग है ना आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड, आइडियल जैसे आइडियल स्टूडेंट होते हैं ना,
होते तो नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि भाई आइडियल स्टूडेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वैसे ही एक आइडियल फ्लूइड में क्या क्या गुण होने चाहिए, हम वो गुण या प्रॉपर्टीज लेके ही स्टडी करेंगे। सो मैं बात करता हूँ आइडियल फ्लूइड की। भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसकी। पहली प्रॉपर्टी है इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी इट इज नॉन विस्कस। तीसरी प्रॉपर्टी इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। और चौथी प्रॉपर्टी इट्स फ्लो इज स्टेडी। ये बेसिकली 4 मेन प्रॉपर्टीज है जो एक आइडियल फ्लूइड में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए समझा रहा हूं। फ्लो होना चाहिए इररोटेशनल। व्हाट डू यू मीन ऑफ इररोटेशनल? इररोटेशनल का मतलब फ्लूइड एकदम स्मूथ होना चाहिए। टर्बुलेंस देखते हैं जब पानी बाढ़ आ जाता है और लो टाइड हाई टाइड और बहुत जोरदार बारिश, तो कैसा पानी कैसे भी घूमता है एनी डायरेक्शन, दैट इज टर्बुलेंस। उसको हम लोग टर्बुलेंस बोलते हैं। जबकि आइडियल फ्लूइड ये माना गया कि एकदम शांति से एकदम कामली वाटर फ्लो रहा है, धीरे धीरे स्टेडी, उसको हम बोलेंगे इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, ये होनी चाहिए प्रॉपर्टी। दूसरी होनी चाहिए नॉन विस्कस। ना व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी आई डोंट नो वेदर यू मस्ट हैव हर्ड, पढ़ने वाले हम लोग आगे। जैसे होता है ना फ्रिक्शन सॉलिड में, अगर आप सॉलिड रखेंगे बॉडी इधर सरफेस पे, अगर इसको पुल करेंगे तो एक फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्राउंड जॉइंट कांटेक्ट होता है, उसको पीछे खींचता है। वैसे फ्लूइड्स में भी होता है, उसके अंदर का इंटरनल फ्रिक्शन। विस्कोसिटी जो है ना, दैट इज इंटरनल फ्रिक्शन। एग्जाम्पल देता हूँ, आप है ना, ये पानी लीजिए एक में और एक में शहद लीजिए और एक टेबल पर डालिए। आप क्या देखेंगे, पानी बहुत फास्ट फ्लो हुआ और शहद बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि शहद में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। उसको हम लोग फ्रिक्शन नहीं बोलते, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। फ्लूइड्स या लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, वर्ड इज विस्कोसिटी। तो ये माना जाता है कि एक आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्लो नॉर्मल फ्लो, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए इसमें। जबकि शहद जैसे चीज़ में हम देखते हैं उसमें तो होता है, शहद तो धीरे धीरे फ्लो होता है क्योंकि उसमें अंदर इंटरनल फ्रिक्शन है। लेकिन फिर वो रियल हो गया है ना। हम लोग किसकी बात करें, आइडियल, है ना। जैसे आइडियल स्टूडेंट, आइडियल बच्चा कैसा होना चाहिए, होते तो नहीं होंगे लेकिन हम बात तो कर सकते हैं उनके बारे में, वैसे ही है। एक नॉन विस्कस होना चाहिए। तीसरा, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल जैसे मैंने बोला ना, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। फ्लूइड्स लोग जो हैं, फ्लूइड्स दे कैन रेजिस्ट, अपोज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मतलब आप कॉम्प्रेस करेंगे तो उसको अपोज कर सकते हैं, तो वो इनकॉम्प्रेस मतलब उनका डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। एंड लास्ट, इट्स फ्लो शुड बी स्टेडी। स्टेडी फ्लो ऐसा होना चाहिए कि हर जगह पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं वेलोसिटी ज़्यादा है कहीं वेलोसिटी कम है, नहीं। थ्रूआउट वेलोसिटी शुड बी सेम एट एवरी पॉइंट इन अ गिवन टाइम। हर जगह एकदम, मतलब आप समझ इमेजिन करिए ना, एकदम स्मूथ फ्लो हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई कॉम्प्रेशन नहीं, कथम एकदम स्मूथ शांत पानी फ्लो हो रहा है बिना आवाज के। इसको हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। हम लोग 12th स्टैंडर्ड में जो फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, या अज्यूम करके पढ़ रहे हैं कि भाई हम लोग आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं। आइडियल फ्लूइड जैसा कुछ होता तो नहीं है, प्रैक्टिकल तो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग का, क्योंकि उससे क्या होता है, स्टडी थोड़ी आसान हो जाती है। आपके लिए नया नया है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं बना सकते फर्स्ट ईयर में, तो उसको सिंपल रखने के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे जो आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, हाइड्रोडायनामिक बेसिकली, वहाँ पे बोला जाता है वी कंसिडर आइडियल फ्लूइड, तो ये सब प्रॉपर्टीज की मानी जाती है। ठीक है, तो आई होप दिस ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम लोग जो इस साल पढ़ेंगे इस टॉपिक में, फ्लूइड्स जो पढ़ेंगे वो वही पढ़ेंगे जो आइडियल है।
तो ये मैंने आपको समझाया अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे 3 टॉपिक है। एक आपका है हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा है सरफेस टेंशन और तीसरा है हाइड्रोडायनामिक्स। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्टैटिक्स। What do you understand by the word hydrostatics? Hydro का मतलब होता है water, statics का मतलब होता है something which is stationary। तो पानी या fluid, अगेन मैंने वापस पानी बोला, fluid हम लोग fluid बोलेंगे, fluid which is stationary। जो fluid stationary है उसकी जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को ऑफ फिजिक्स को या फ्लूइड्स को बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ने के पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो फ्लूइड का होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, कोई भी फ्लूइड के लिए एक जैसे हम लोग सॉलिड का पढ़ते हैं, कोई सॉलिड का पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है? फोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। कुछ भी हो जाए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कुछ भी, लेकिन फोर्स तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। वैसे ही फ्लूइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो है प्रेशर। Whenever you talk of a fluid, the word pressure will always be there. So let's understand the meaning of the word pressure before we actually go. Before हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स और डिटेल में पढ़े, पहले हम समझ लेते हैं प्रेशर वर्ड। जैसे सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स में कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पता है? एक तो आपका फोर्स जैसे मैंने बोला, और दूसरा मास। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फ्लूइड्स में प्रेशर है जो कि फोर्स की जगह लेता है। फोर्स तो इधर भी है लेकिन हम लोग उसको प्रेशर में पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और मास की जगह पे हम लोग लेते हैं डेंसिटी। क्योंकि फ्लूइड का क्या प्रॉब्लम है, फ्लूइड अपना शेप चेंज कर लेता है, कहीं से इधर निकल गया उधर, तो मास चेंज हो सकता है ना, कहीं अलग निकल गया अलग नहीं, मगर डेंसिटी तो सेम रहनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग फ्लूइड्स में प्रेशर और डेंसिटी पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे रादर देन फोर्स एंड मास। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रेशर। हाउ डू यू डिफाइन प्रेशर? प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जब फोर्स अप्लाई होता है, सपोज एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, अब इस सरफेस पे यू अप्लाइंग अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो एरिया है इट इज अ यूनिट एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट एरिया? यूनिट एरिया का मतलब होता है जिसका वैल्यू 1 हो। इट कुड बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुड बी 1 मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर, बट इट शुड बी 1। सो देयरफॉर फॉर्मूला के हिसाब से अगर लिखा जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन एनी सरफेस। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नॉर्मल का मतलब समझते हैं ना, परपेंडिकुलर। सो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब फॉर्मूला आप देखेंगे तो इससे आपको यूनिट मिल जाएगा, है कि नहीं? यूनिट क्या है? आई यूनिट, ऐसा यूनिट की बात करो, ऐसे यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स तो सर न्यूटन है, यस, और एरिया तो मीटर नीचे है, पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या कहीं जगह पे आपको दिखे m⁻², दैट्स ओके, फाइन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दिस वे। सो दिस इज योर एसआई यूनिट। देखिए एसआई आ गया तो आप सीजीएस तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर एसआई में बात करें। नेक्स्ट एक और चीज़ है, इसमें और भी यूनिट्स है, उसके पहले डायमेंशन भी है, क्योंकि डायमेंशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायमेंशंस चलो टेस्ट के हिसाब से तो पूछते हैं और ऐसे भी आना चाहिए। डायमेंशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। अब कैसे याद रखें? याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा, आप डिराइव भी कर सकते हैं बहुत फटाफट अगर नहीं याद होता है तो। जैसे फोर्स है, फोर्स से क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का मास मतलब 1, acceleration is meter per second square, so meter is length 1, per second square मतलब t⁻², upon area मतलब length square, तो 2 पर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो you have L -1 m1 t⁻²। this is the dimension of pressure, simple, निकाल लिए इधर से। नहीं भी याद हो तो ऐसा निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, मेरा ये याद है तो ठीक है, वेरी गुड। तो डायमेंशंस। अच्छा, इसमें और भी कुछ यूनिट्स हैं। इसमें एक यूनिट है ना बार है, एक यूनिट है टॉर, और हाँ, और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बताना भूल गया, ऐसा यूनिट का ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है पास्कल।
पास्कल वो साइंटिस्ट, उसने फ्लूइड में बहुत वर्क किया, आगे हम पढ़ने वाले पास्कल्स प्रिंसिपल, राइट, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। तो उसके ऑनर में ना उसका यूनिट का नाम पास्कल पड़ेगा, उसका सिंबल है PA, पास्कल। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो कोई आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें बोलेंगे प्रेशर इज 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोलेंगे 25 पास्कल, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। फिर इस पास्कल में होता है हेक्टो पास्कल which is 100 पास्कल, that is हेक्टो। और ये जो बार है, वन बार इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो वन टॉर है, दैट इज 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये मर्क्यूरी कॉलम किधर आ गया सर? भाई ये आपका बैरोमीटर पढ़ा होगा ना, मर्क्यूरी बैरोमीटर है आपके आगे इसमें टॉपिक में, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा शायद स्कूल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर, तो उसी का है 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम को हम लोग 1 टॉर से डिफाइन करते हैं। तो ये सब आपके यूनिट्स हैं, कहाँ काम आते हैं सर? वही MCQs में काम आएंगे, 1 लाइन क्वेश्चन में 1 लाइन में पूछें, कुछ भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो दैट इज योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। अब इस फॉर्मूला से, प्रेशर के फॉर्मूला से आप कुछ और भी बात कर सकते हैं। सो देखते हैं हम लोग क्या और इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। प्रेशर एक ऐसा चीज है ना, अगर एक बॉडी है, लो वेट, बहुत कम वेट है उसका, लेकिन आप उसका एरिया एकदम रिड्यूस कर लो, एकदम कम कर लो, पता है आप क्या देखेंगे? उसका जो प्रेशर है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका पिन है, पिन जो होता है नॉर्मल पिन का पॉइंट टिप देखा ना, कितना कम है उसका पॉइंट, एकदम डॉट जैसा है, लेकिन जब चुभता है तो बड़ा जोरदार चुभता है। और उसका जो उल्टा साइड है ना, हेड, ये तो उसका पॉइंट है, ऊपर का हेड जो गोल होता है, वो पॉइंट वो लगाइए, वो नहीं चुभेगा। वो इतना पतला सा चीज चुभ गया और मोटा चीज नहीं चुभता है। सेम थिंग नाइफ में भी होता है। आपका जो वेजिटेबल वाला नाइफ होता है कितना शार्प होता है, वो आपका बटर नाइफ उतना शार्प नहीं होता है, वो फील नहीं होता है। कारण ये है, एरिया आपने शार्प कर दिया, एरिया कम कर दिया, पिन में टिप उसका एरिया कम कर दिया। जब डिनोमिनेटर घट जाएगा एरिया, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप एरिया घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए वो टिप पॉइंट होना चाहिए जिससे प्रेशर लग सके। क्योंकि पिन का काम क्या है? पिन लगाने का, कहीं फिक्स करना या क्लोज को स्टिच करना है, तो घुसना चाहिए कपड़े वपड़े में, तो पॉइंट होगा तो ही वो प्रेशर से घुसता है, तो कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसीलिए कम एरिया मोर प्रेशर, ठीक है। तो ये सब आपका प्रेशर के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देना था। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन हाइड्रोस्टैटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। और सबसे पहला जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या मतलब? देख लीजिए, ये आपका वेसल है, ठीक है, और इसमें भरा हुआ है फ्लूइड या लिक्विड, हम दोस्तों लिक्विड ही ले रहे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी फ्लूइड में से या लिक्विड में से, अच्छा लिक्विड का बताया था डेंसिटी इसका रो है, डेंसिटी मतलब सिंबल, डेंसिटी का सिंबल है रो। अब हम लोग इसी फ्लूइड का या लिक्विड का एक सिलिंड्रिकल कॉलम लेते हैं। अब इसको ये मत समझिएगा कि मैंने कोई सिलेंडर डाला, ये कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग ने कोई सिलेंडर डाला नहीं है, हम लोग ने फ्लूइड का एक सिलिंड्रिकल शेप ले लिया है। वो जो लिक्विड अंदर है ना, उसी का एक सिलिंड्रिकल शेप लिया हुआ है, बस। कोई सिलेंडर अंदर नहीं डाला है। लोग डायग्राम देख के समझते हैं कि लिक्विड है, उसके अंदर कोई सिलेंडर डाला है, नहीं। ये सिलिंड्रिकल शेप वही लिक्विड का ही है जो लिक्विड अंदर प्रेजेंट है, अलग से कुछ डाला गया नहीं है। प्लीज कीप दैट इन माइंड, ओके, ठीक है। अब हमारा एम क्या है देखिए, अब ये जो है ना बेस, ये सर्कुलर टॉप है बेस, इसका जो एरिया है ना हम लोग अज्यूम करते हैं ए है, सर्कुलर है, एरिया ए है।
अच्छा, ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन जिसमें फ्लूइड है ना या लिक्विड है, उसका मास है m। ओके, अब हम क्या जानना चाहते हैं? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब ये लिक्विड कॉलम है, उसका सपोज हाइट h है, तो इतना जो लिक्विड है इस कॉलम के अंदर, ये इस जगह पे, कहाँ पे भाई? ये बेस पे, इस बेस पे वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा? क्योंकि फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी, वो प्रेशर जहाँ पे रखा है ना, वो वॉल्स पे अप्लाई करेगा, बेस पे, हर जगह पे प्रेशर वो अप्लाई करता है। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, मतलब ना फोर्स अपॉन एरिया। तो जहाँ भी होगा सब जगह नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हमारा इंटरेस्ट इस जगह पे ये है जानना कि इस फ्लूइड या लिक्विड की वजह से बॉटम, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, उस जगह पे प्रेशर कितना है, क्या है उसका फॉर्मूला टू फॉर द प्रेशर अप्लाइड बाय दिस लिक्विड कॉलम। ओके, अब देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या है भाई? प्रेशर का फॉर्मूला सर है फोर्स अपॉन एरिया। अब कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? फोर्स तो सर ये पूरा जो लिक्विड है ना, उसका जो वजन है, वेट, वही तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो वही वेट जो है फ्लूइड लिक्विड का, वही उस पर अप्लाई हो रहा है इस बेस पे। तो कैन आई से इट इज mg अपॉन ए? यस, वेरी करेक्ट, बिकॉज दैट इज द वेट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम ओवर हियर। नाउ मैंने जैसे कहा कि फ्लूइड्स में जब हम बात करते हैं ना, तो मास को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है? तो मास को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी से। हाउ डू यू कन्वर्ट दैट? हाउ डू यू कन्वर्ट दैट? Density is equal to mass upon volume. So what is mass equal to? Mass is equal to density into volume, isn't it? So mass is density को मैंने रो लिया हुआ है। Volume, सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम मालूम है ना? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, 10 स्टैंडर्ड, मेंसुरेशन चैप्टर, ज्योमेट्री। एरिया ऑफ बेस इज a, हाइट इज h, दिस इज वॉल्यूम, ये पोर्शन आपका वॉल्यूम का है, into G upon A and it cancels, and you get the formula H rho G. This is the formula for the pressure of a liquid column at the base of that portion. जो भी liquid column का जो base होगा, वहाँ पे जो pressure apply होता है वो H rho G. H is height of that fluid liquid column, rho is density of the liquid, and G is एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया होगा ये, है कि नहीं? अब इसको देख के क्या कंक्लूजन निकलता है? अब उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए अलग अलग सॉरी अलग अलग शेप का है ना, हम लोग वेसल्स ले रहे हैं इधर, और इसमें हम लोग लिक्विड डाल रहे हैं, अलग अलग शेप है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, ये D है। मतलब कि यहाँ से हम लिक्विड डालना शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये लिक्विड भरता है, भरता है, इधर भरता है, इधर भरता है। अब नॉर्मली एक इंसान अगर देखेगा तो क्या सोचेगा कि भाई किस जगह पे अगर भरते रहेंगे तो किसका ज़्यादा लिक्विड भरेगा, किसका कम भरेगा? क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। और एक नॉर्मल आंसर क्या होगा कि देखिए सर ये तो बड़ा जाड़ा है, इसका तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये ना प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये जो पतला है ना एकदम पतला, उधर फ्लूइड ज़्यादा बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? ये लगेगा अपने को नॉर्मल आंसर। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, आप देखेंगे आप कितना भी डालो, कितना भी डालो, कितना भी डालो, सब वेसल में फ्लूइड का हाइट जो है वो सेम होगा।
कोई भी शेप का वेसल ले लो, कोई भी शेप, पतला मोटा जाड़ा ऐसा कैसा भी शेप का, ये उस समय के साइंटिस्ट लोगों को बड़ा अचंभा लगा, ऐसा कैसा है। तो इसका नाम, इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स समझते, इंग्लिश ग्रामर में है, फिगर ऑफ स्पीच में पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, ऑपोजिट आइडियाज, दो ऑपोजिट आइडियाज जब एक साथ हो तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हिंदी में कहो तो बच्चा आदमी का पिता है, बड़ा उटपटांग लगता है, लेकिन ये है अगर उसको सोचा जाए बड़े ध्यान से। तो पैराडॉक्स में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया देखने, तो यहाँ भी वही हुआ। यहाँ वो लोग ने बोला यार ये तो शेप ज़्यादा है, इसका ज़्यादा मास है, इसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो दिखाई नहीं रहा उतना प्रेशर। फिर जब ये कंसेप्ट आया तो बताया गया कि देखो भाई, प्रेशर जो है वो हाइट, डेंसिटी और जी पे डिपेंड करता है। किधर है एरिया? एरिया वेसल का पे कहाँ डिपेंड करता है? डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। इसकी एरिया पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? कोई भी शेप का हो, कोई भी एरिया हो, डजंट मैटर। हाइट, डेंसिटी तो भाई एक ही फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है, जी सब में कांस्टेंट है, तो हाइट भी कांस्टेंट होगा, इससे सबका हाइट सेम हो गया। इसका नाम बाद में पड़ेगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये इसके साथ रिलेटेड है, तो इसके साथ मैंने आपको समझाया दिस कंसेप्ट। इसमें उन लोगों ने एक्सप्लेन भी किया, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये बात में क्यों ऐसा किया है कि ये सब जगह सेम है प्रेशर, क्यों इतना मोटा होने के बावजूद भी इसमें वही प्रेशर है जो बी में है, जो ए में है, जो डी में, ऐसा क्यों? तो सुनिए, अब वो बड़ा सा है, समझिए इसमें लिक्विड भरा है, पूरा आपका लिक्विड है ना, ये आपका लिक्विड है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शायद टेक्स्ट बुक रीड करके आपको शायद ना समझ में, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, लिक्विड वॉल्स पे अपना जो वॉल्स है उस पर अप्लाई करेगा प्रेशर, तो प्रेशर वॉल्स भी अप्लाई करेगा, नॉर्मल प्रेशर होगा या नॉर्मल फोर्स आप बोलिए, व्हाटएवर। अब दोनों तरफ अप्लाई होगा नॉर्मल फोर्सेस। अब ये जो फोर्स है इसको हम लोग रिजॉल्व कर दें, रेजोल्यूशन पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में, और वे भी पढ़ते होंगे 12th में भी। अगर एक फोर्स होता है उसको हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिखाया ना, रोटेशनल में सिखाया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो इसको आप दो पार्ट में कर सकते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल जाएगा, एक आपका वर्टिकल जाएगा, मतलब अंदर में बोल रहा हूँ, बाहर मैं तो बाहर दिखा रहा हूँ, लेकिन वो अच्छे अंदर होगी। यहाँ भी वही होगा, हॉरिजॉन्टल है, अपवर्ड दो। तो इसमें क्या होगा पता है कि जो सामने सामने हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा, और ये सबका जो अपवर्ड है ना बाहर से, वो जो डाउनवर्ड है ना यहाँ का, इसको बैलेंस करेगा। जो पोर्शन अनबैलेंस है, जिसको कोई बैलेंस नहीं करेगा, वो इतना सा, ये पोर्शन जो है ना फ्लूइड का, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। तो जो एक्चुअल प्रेशर है वो इतने पूरे फ्लूइड की वजह से नहीं है, वो सिर्फ इतने पोर्शन, ये जो है ना इतना पोर्शन, उसी वजह से। इसीलिए हर एक का जो है हाइट के हिसाब से आपको, तो वेसल का शेप से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सब फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ इतना ही पोर्शन बचता है जिसकी वजह से प्रेशर है। तो इसका क्या मतलब है? हर एक का प्रेशर सेम है, इसलिए सबका हाइट भी सेम है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला डेरिवेशन देखा, या डेरिवेशन मतलब छोटा सा कंसेप्ट कि ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, प्रेशर एट द बेस ऑफ दैट सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द लिक्विड कॉलम इज h rho g। ये आपका लिक्विड का हुआ। वैसे अगर हम लोग जैसे मैं बोला फ्लूइड्स में भाई लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, तो क्या गैस में भी ऐसा कुछ है ना, और उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सर एयर की वजह से होता है, हमारे ऊपर एयर है, पूरा एटमॉस्फेयर है, और अप्रॉक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा खासा 8 किलोमीटर तक है ऊपर, मतलब 8 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर का जो वेट है वो अप्लाई होता है नीचे। जैसे क्या कैसा लिक्विड कॉलम का अप्लाई होता है नीचे, ऐसे 8 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर अपना वेट mg अप्लाई करता है। तो h rho g के हिसाब से हाइट 8 किलोमीटर है, तो सबसे ज़्यादा बताइए एटमॉस्फेयर प्रेशर किधर होगा? जो बेस है सी लेवल पे,
माउंटेन्स पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि अब जब माउंटेन्स पे जाते हैं तो उतना हाइट आप ऊपर चले गए, उतना हाइट ऊपर चले गए तो ऊपर से जो अगर देखेंगे तो उतना किलोमीटर कम हो जाएगा हाइट ऑफ एयर कॉलम, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। हाइट कब सबसे ज़्यादा किधर होगी? जब आप ग्राउंड पे हैं, सी लेवल पे। जब आप सी लेवल पे हैं तो सबसे ज़्यादा हाइट है 8 किलोमीटर। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड पे, ये हाइट कम होती जाएगी। तो हायर ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर, इसलिए बोलते हैं ना हायर ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर का, और लोअर ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो माउंटेन पे जाते हैं तो इसका एक वो फिनोमेना है, मालूम है कि बहुत लोग को ऐसा होता है कि माउंटेन्स पे जब जाते हो तो नाक में से खून वून निकलता है, कान में थोड़ा बहुत खून, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किधर हुआ भाई? सी लेवल पे। तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और उसी को कहा जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जब सम्स करते हैं ना फिजिक्स या केमिस्ट्री में, NTP STP याद है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर? एट सी लेवल। एट सी लेवल 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये एट सी लेवल है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बिकॉज ऑफ एयर कॉलम, और ये आपका H⁻G है, सेम H⁻G ये भी अप्लाई करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम जिसका डेंसिटी वो है, यहाँ एयर का डेंसिटी अलग है तो उसके हिसाब से उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एक और टॉपिक मैं ले रहा हूँ अभी और उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। क्या नाम है? एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ इधर। अब हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। पता नहीं ये वर्ड गेज आपने सुना है कि आप टायर वायर में भरने जाते हैं ना हवा, कार टायर इधर उधर, तो वहाँ प्रेशर गेज बोलते हैं, सुना है क्या? वो होता है प्रेशर गेज। आपके घरों में जब पानी आता है तो नीचे एंट्री पे मीटर लगा होता है गेज प्रेशर मेजर करने के लिए। आई डोंट नो वेदर यू नो दीस थिंग्स। तो वर्ड होता है गेज, वही बताने जा रहा हूँ, प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे वही है, वैसा लिया है, वैसा लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इधर भी वही काम कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल कॉलम लेते हैं फ्लूइड का, ये आपका बेस है इसका, दिस इज द बेस। ओके, लेट्स अज्यूम कि ऊपर से, ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है ना उसकी वजह से नीचे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F1, लेट्स अज्यूम दैट। इसके बेस पे नीचे से जो लिक्विड कॉलम का, लिक्विड का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F2, और इसका वजन, वेट, वो नीचे की तरफ है mg। अब इस फोर्स की वजह से इधर सपोज प्रेशर है P1, इधर है प्रेशर P2, बिकॉज ऑफ द फोर्स, फोर्स पे प्रेशर होता है। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि बोला कि भाई इसको हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द नीचे से डिस्टेंस x1 ले लेते हैं और इसको हम लोग x2, मतलब इन शॉर्ट क्या हम लोग हाइट का क्या बोलना चाहते हैं, हाइट हम लोग ने H⁻G लिया था, h हाइट, उन्होंने हाइट को कैसे डिफाइन किया है? x1 नीचे से x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। आई डोंट नो व्हाई दे टूक दिस एज, दे कुड हैव टेकन एज h और डायरेक्टली वो लोग h ले सकते थे। आई डोंट नो व्हाई डिड दे गो फॉर दिस, डायरेक्टली मुझे h ले लो और उसको सॉल्व कर दो, बट दे डिड नॉट गो फॉर दैट, दे वेंट फॉर x1 x2, दैट्स फाइन। मैं तो बोलता हूँ कोई h भी लेना चाहे तो कोई गलत नहीं है, अगर आप बोलेंगे मेरे को h लेना है तो वोट नो प्रॉब्लम, h, ठीक है, मगर आई एम गोइंग अलोंग विद द टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बॉटम से x1 लिया कोऑर्डिनेट और x2 लिया, तो हाइट जो हो जाएगा x1 में से x2 माइनस, दैट इज माय हाइट। ओके, डायग्राम में अगर आप, हाँ डेंसिटी याद रखिएगा, डेंसिटी तो अपना वही है वो लिक्विड का। अब याद रखिएगा नीचे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 2, F1 और mg, और ऊपर कौन एक्ट हो रहा है? F2। हाइड्रोस्टैटिक्स है, फ्लूइड मोशन में नहीं है, मतलब फोर्सेज आर बैलेंस्ड। बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये हुआ F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, सिंपल। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया,
सो व्हाट इज फोर्स इक्वल टू? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया तो हमने ए लिया ना, मैंने मेंशन नहीं किया, बताता हूँ, ये ए है आपका और ये भी ए है, एरिया तो वही। तो यहाँ पे क्या आएगा F2 की जगह पे? F2 की जगह पे आएगा P2 इंटू ए, F1 की जाएगा P1 इंटू ए प्लस, वापस है ना आ गया। अभी मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, याद करिए, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम का क्या बताया था मैंने? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस है ए। अब हाइट आप h मत लीजिएगा, उनके हिसाब से ले लेते हैं, एंड दैट इज x1 माइनस x2 इंटू जी। ए को निकाल दिए, सब में ये कॉमन है, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ए चला गया रो जी into x1 minus x2. Now this is a formula that we have derived for any liquid fluid. It could be your liquid, it could be your gas, air, कोई भी के लिए ये जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया। फिर इस फॉर्मूला से वो बोलते हैं कि आप कोई भी आप अपना फ्लूइड का डेप्थ डी लेके आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला। आप ऑल्टीट्यूड अबव लिक्विड मतलब एयर का ऑल्टीट्यूड लेके भी आप प्रेशर निकाल सकते हैं। तो पहले तो एक जनरल फॉर्मूला ने डिराइव किया है, अब उन लोग ने फ्लूइड लिक्विड के लिए अलग से किया है और एटमॉस्फेयर के एयर के लिए अलग से किया है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब लिक्विड के लिए क्या किया ना, ये सिलेंडर को शिफ्ट करके टॉप सरफेस पे गया, पता था मैं आपको क्या किया उन्होंने? ये जो आपका अंदर है ना, तो इसको क्या कर दिया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, मतलब आपका जो टॉप सरफेस हो गया वो इधर आ गया। पास समझने की कोशिश करिए, हाँ, टॉप सरफेस ऊपर आ गया। अब वो सब वही है, मतलब आपका यहाँ P1 है, P1, लेकिन P1 को उन्होंने P0 बोला ये टॉप सरफेस है ना, तो इस पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग P0 से डिनोट करेंगे, और यहाँ जो उसने P2 था ना, उसको फिर बोल दिया P ले लो ना, जब यहाँ P0 है तो इसको P2 का को ले लो, जब ये P0 है तो उसको P ले लो। तो ये चेंजेस कर दिया। अब यही फॉर्मूला यहाँ उन लोगों ने अप्लाई किया। देखो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, वही क्या है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, ठीक है। अब इसका वही हाइट h है, तो P2 को हमने क्या ले लिया P, P1 को हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से डायरेक्ट हो रहा है P0 प्लस रो जी। अभी क्या ध्यान देना, ये पोजीशन आपका x1 का है और ये पोजीशन आपका x2 का है। अब वो लोग क्या, उनका कहना है कि आप टॉप पे लिया ना, तो ये समझ लीजिए आपका x एक्सिस है, तो इधर x1 जो है ओरिजिन है, तो उसको बोला है चलो इसको 0 ले लो भाई। एक अजम्पशन किया है, जो टेक्स्ट बुक का मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हम लोग इसको HD कर सकते थे, बड़ा आसान हो जाता, लेकिन चलो अभी टेक्स्ट बुक करना है तो करते हैं। x1 को 0 ले लो, फिर बोलिए डाउनवर्ड्स है तो x2 को है ना माइनस h ले लो, उन लोग को लाने का था h कैसे भी करके। तो मजेदार देखो क्या किया, x1 को 0 लिखा माइनस x2 को माइनस h लिखा, क्योंकि आपको माइनस h डाउनवर्ड बोल के, ठीक है, लेकिन आपको आंसर फाइनल तो प्लस h लाना पड़ेगा, तो वो लोग लेके आए वैसा है P P0 प्लस h। ये क्या है, ये है P is called as absolute pressure। जो मैं बात कर रहा था ना एब्सोल्यूट प्रेशर, यही है एब्सोल्यूट प्रेशर फॉर लिक्विड। जब एक लिक्विड सरफेस आप टॉप सरफेस से उसके डेप्थ तक जाते हैं, जितना भी डेप्थ हो h डेप्थ तक जाते हैं, तो इस पर जो टोटल प्रेशर अप्लाई होगा, टोटल प्रेशर, दो प्रेशर मिला के है। कौन सा दो प्रेशर है सर? एक तो ऊपर का हवा एयर प्रेशर विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस सर ये पूरे लिक्विड का इस बॉटम पे जो एक्ट हो रहा है वो HOG, ये दोनों मिला के पूरा प्रेशर कंसिडर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हमारा जो टायर में जो प्रेशर होता है या फिर पानी का जो आता है नल अपना नीचे मीटर से, वहाँ वो लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कंसिडर करते, क्योंकि वो तो एयर का है ना, वो क्यों कंसिडर करेंगे? जब आपको पैसा उन लोगों को चार्ज करना है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं कंसिडर करेंगे ना, तो वो लोग क्या कर देते हैं, वो P में से P0 माइनस कर देते हैं, P में से P0 माइनस कर देते हैं। तो ये P माइनस P0 है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। I hope you understood the meaning of gauge pressure. Gauge pressure is the
डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक, मतलब जब एटमॉस्फेयर को आप निग्लेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर को आप कंसिडर नहीं करते हैं, उसको निकाल देते हैं अपने प्रेशर के कंसेप्ट से, तब जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। सो योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अज्यूम्ड टू बी 0 और इज टेकन एज रेफरेंस, उसको हम लोग रेफरेंस समझते हैं और उसको कंसिडर नहीं करते। तो जब आप टोटल में से अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल देते हैं तो जो प्रेशर बचता है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। आई होप आई एम क्लियर। याद रखिएगा, ये काम आएगा जब हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स करेंगे ना, आफ्टर सरफेस टेंशन, तो ये वर्ड यूज होगा उधर भी, गेज प्रेशर, भूलिएगा मत। सो दैट्स योर गेज प्रेशर, दैट इज फॉर लिक्विड। थोड़ा सा मैं एयर का ही बता देता हूँ। एयर, तो आप देख रहे हैं काफी है ना, बहुत अगर रोटेशनल डायनामिक्स से कंपेयर करें तो काफी इजी चैप्टर है बेस, क्योंकि नया नया है आपके लिए तो ज़्यादा उन्होंने उसको डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपल बेसिक रखा है। अब यहाँ पे हम लोग को ये कंसिडर करना है क्या, कि लिक्विड के ऊपर वाला पोर्शन। अब लिक्विड के ऊपर तो लिक्विड नहीं, यहाँ पे क्या है, तो एयर है। अब यहाँ पे एयर है तो मेरे को जानना है कि इस एयर की वजह से यहाँ पे प्रेशर कितना है। अब ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, लेकिन यहाँ पे एयर है, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्ट होता है, तो यहाँ पे P0, देखो ध्यान देना दोनों में फर्क। यहाँ पे P1 P0 था, जबकि एयर कॉलम जब ले रहे हैं तो P2 P0 होता है, तो P1 को मैं P ले लूंगा, ठीक है। तब ये फॉर्मूला होगा, देखो ये फॉर्मूला दोनों में हुआ, लिक्विड में भी हुआ, एयर में भी हुआ। तो ये P2 की जगह पे क्या आएगा, P2 पहले मैं लिख देता हूँ, चाहिए तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2। अच्छा, ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। P2 को क्या ले लिया उन्होंने, P0, P1 को क्या ले लिया उन्होंने, P। अब रो इधर है ना, रो लिक्विड का था, रो चेंज होने वाला है ना, याद रखना। तो आपको एयर लिखना पड़ेगा, एयर जी, x1 माइनस x2 मतलब ये जो डिस्टेंस है वो, इसको उन्होंने d से डिनोट किया, क्योंकि h उन लोग लिक्विड को यूज करें तो एयर को d लिख दिया, तो ठीक है d। तो p के लिए क्या हो जाएगा, p ये सब इधर आ जाएगा, सो p इज इक्वल टू p नॉट माइनस d रो ऑफ एयर इनटू g। ये फॉर्मूला है फॉर प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम। This is pressure due to liquid column and this is pressure due to air column. इधर माइनस इधर प्लस है, यहाँ पे इधर एक्ट होता है, इधर यहाँ पे एक्ट होता है। माइनस सिंपल है क्योंकि उतना आपका आप ऊपर चले गए ना, तो उतना माइनस करना पड़ेगा आपको, सिंपल प्रेशर कम हो जाएगा। तो आज का थियरी मुझे यहाँ तक कराना था। एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक्स में दो टॉप, इसमें भी दो पार्ट है, मैं दो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। एक ये पार्ट है और दूसरा एक पास्कल, मतलब पास्कल बड़ा इंटरेस्टिंग का कंसेप्ट है और बड़ा यूजफुल है। आप देखिए कितनी जगह यूज हुआ है पास्कल, वो भी हम देखने वाले हैं, अच्छी जगह यूज हुआ है, वो हम लोग मगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ, मेरा आज का वीडियो भी कंप्लीट नहीं, आप जानते हैं मेरा वीडियो बिना न्यूमेरिकल के कंप्लीट नहीं होता है। तो एक न्यूमेरिकल बड़ा ईजी है, फिर मेरा एक जो ट्रेंड है कि भाई हर वीडियो में एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, ईजी है तो क्या हुआ। तो लेट्स सी वन न्यूमेरिकल। So let's have a look at this question. इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन है, 2 सॉल्व्ड है और एक अनसॉल्व्ड है। मेरे को ये सॉल्व वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा रादर देन अनसॉल्व। अनसॉल्व में सब कुछ दिया था डेटा, इसमें डेटा मिसिंग है, तो मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं सॉल्व वाले को। एक स्विमर है, ये आपका स्विमिंग पूल है, तो एक स्विमर है इधर जो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है ना। कितने नीचे स्विमिंग कर रहा है भाई, 6 मीटर नीचे स्विमिंग कर रहा है, लेवल से 6 मीटर नीचे है। तो हाइट हम लोग ले सकते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज 6 मीटर। अच्छा, क्या प्रेशर इस पे एक्ट करता होगा, डेंसिटी दिया लिक्विड का या वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब और g का वैल्यू दिया 9.8 मीटर पर सेकंड। तो देखिए प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, P0 प्लस h रो g। अब इसमें क्या है, इसमें और वो जो अनसॉल्व वाले में फर्क क्या बता देता हूँ। अनसॉल्व आपने क्यों नहीं किया, अनसॉल्व में वो लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला था 1, ऊपर से जो एयर प्रेशर एक्ट हो रहा है उन्होंने बोला 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ उन्होंने नहीं बोला है, तो क्या करने का इसका, तो 1 लेने का, नहीं दिया तो 1 ले लेने का। मेरा ये कहना है वो वाले सम में दिया जो अनसॉल्व है, सॉल्व वाले में नहीं दिया उन्होंने, तो ये इसलिए मैंने ये सम दिया। तो आपको यहाँ 1 लेना चाहिए। अब इन लोगों ने क्या किया है, इसको निग्लेक्ट किया, ये एक ट्रिकी पार्ट है इसमें, तो इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये लोगों ने वैसे तो बोला है कि ड्यू टू वाटर अबव, अब वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ वाटर की वजह से है,
तो ठीक है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि ये P0 यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच रो जी, ये बोलते हुए उनके हिसाब से ओनली ड्यू टू वाटर। देखिए ट्रिकी है इसलिए क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो ये आप बोलेंगे सर P0 क्या है, यहाँ उन्होंने P0 नहीं दिया है, 1 लेना चाहिए, मेरे ख्याल से लेना चाहिए था। अब बोलो ने नहीं लिया है, अभी उन लोग बोलते हैं ड्यू टू वाटर अभाव, लेकिन वाटर अभाव के ऊपर एयर भी थे, उसको भी तो कंसीडर होना चाहिए। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप है, वो जिसको जैसा उसको समझना। कोई बोलेगा नहीं हम लोग तो सिर्फ वाटर की बात करें, कोई बोलेगा नहीं वाटर है ठीक है लेकिन एयर भी तो वाटर पे एक्ट कर रहा है ना, तो वो थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है। तो इसके लिए मेरे को इस पर डिस्कशन करना था, तो उसको उन्होंने निगलेक्ट किया। एच आपका है 6, 9 डेंसिटी कितना है, सॉरी 1000 और ये 9.8, तो 5.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइडियली तो ये 1 ऐड होना चाहिए था, लेकिन जाने दो 1 इंटू 10⁵। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता होगा आपको 1 इंटू 10⁵, ठीक है, नहीं तो 6.88 आ जाता है। ओके, तो इसलिए मेरे को ये लेना कंसीडर करना था, समझाने के लिए थोड़ा ट्रिकी है। जबकि सॉल्व वाले में क्या क्लियरली बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, तो फाइन दैट्स ओके। एक सिंपल सा सम था जो आपको कराने था, थोड़ा ये ट्रिकी पार्ट था जो आपको मुझे बताना था। तो यहाँ पे मेरा आज का वीडियो कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको ये इजी लगा। इजी है, रोटेशनल सेल काफ़ी, तो मेरे को लगता है इजी चैप्टर आपको भी लगेगा, यू विल एंजॉय ऑल्सो। फ्लूइड्स है आपके जो नेचुरल आप आजू बाजू जो होता है वो आपको आप इससे रिलेट कर सकेंगे, इसलिए इजी है। और जैसे कि मैंने आपको अपने बहुत आगे वाले वीडियो बताया था कि मैं अभी ये स्टार्ट हुआ है मेरा मैकेनिकल, और अब बीच बीच में मैं आपको वो भी लाने वाला हूँ MCQs। मेरा स्ट्रेस MHCT पे रहेगा, लेकिन जो लोग नीट दे रहे हैं या जेई मेंस दे रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि वो लोग ये भी देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे हर वीडियो में। लेकिन क्या पता कि वो जो क्वेश्चन है वो आपके नीट लेवल या जेई मेंस लेवल का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं MHCT बोल रहा हूँ तो वो नीट और जेई मेंस में नहीं, क्योंकि आजकल MHCT का लेवल भी बढ़ गया है। इट इज़ नॉट एज लो एज जेई, मतलब नीट तो नीट लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है, आई वोंट से जेई मेंस। फिर भी जो लोग नीट दे रहे हैं, जेई मेंस दे रहे हैं, देखने में क्या है, कुछ नॉलेज ही मिलेगा, कुछ समझ में आएगा, ट्रिक समझ में आएगा, क्या सॉल्व कैसे किया गया। सो वो भी मैं अब लाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली वही है कि अगर आप 100% सेटिस्फाइड है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।